हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो आज फिर आ गए हैं हम आपके लिए एक और वन शॉट वीडियो लेकर। और आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि बीकॉम का जो हमारा चैप्टर है अकाउंटेंसी का, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, उसमें क्या है और किस तरह से फाइनल अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा। देखिए, कोई भी बिजनेस हो वो ये पता करने में इंटरेस्टेड होता है कि साल के एंड में जो उनकी मेहनत थी तो कितना प्रॉफिट अर्न हुआ, कितनी इनकम जनरेट कर पाए और उस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो क्लास 11th में पहली बार आपने प्रिपेयर किए थे फाइनल अकाउंट्स, और वो फाइनल अकाउंट्स थे सोल प्रोप्राइटर के। वहां पर आपने देखा था किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर। फिर आप चले क्लास 12th में, वहां पर हमने बात की थी बेटा पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के अकाउंट्स को मेंटेन किया गया और क्लास 12th में ही एक बुक आपके सामने आई, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वहां पर कंपनीज के जो अकाउंट हैं उनसे रिलेटेड डेटा अवेलेबल था। वहां पर आपको पढ़ाया गया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर की जाएगी कंपनीज के लिए, जो हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्म वाली बैलेंस शीट थी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक वर्टिकल होती है। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर हमारा होने वाला है बीकॉम में। ज्यादा परेशानी इंशाल्लाह आप लोगों को नहीं आएगी। देखिए, आपको करना क्या है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस टाइप से आपको अप्रोच रखनी है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। दो तरह के क्वेश्चन जनरली इसमें आपको मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा, हलवा जैसा बिल्कुल। क्या होगा उसमें कि क्वेश्चन होगा ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल या फिर ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहला काम तो ये है कि अभी हम आपको फॉर्मेट दिखाएंगे, वो फॉर्मेट आपको अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन करना है और उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। क्योंकि फॉर्मेट याद करने के दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है, फायदा नंबर 1, कि जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट या फिर पीएल, तो वो आप आराम से बना पाएंगे जब आपने याद कर रखा होगा। और इसी के साथ साथ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएंगे वो भी आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपने इस फॉर्मेट को अच्छी तरह से याद कर लिया होगा। तो अगर हम बात करें फाइनल अकाउंट्स की, तो वैसे तो इसमें देखिए कैश फ्लो भी आता है, इसमें नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं, इसमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल है, इसमें आपका बैलेंस शीट है। तो ये सब चीजें मिलाकर बनाती हैं आपकी फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। लेकिन इस चैप्टर में जो हमें स्पेशल फोकस करना है वो स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट और उनसे रिलेटेड नोट्स टू अकाउंट्स की हम यहाँ पर सिर्फ बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं और समझ लेते हैं कि क्या फॉर्मेट होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है ना। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल समझेंगे, फिर समझेंगे बैलेंस शीट और फिर कुछ क्वेश्चंस हम करके देखेंगे इन्हीं के बेस पर। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको फॉर्मेट नजर आ रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, और इसकी स्टार्टिंग होती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ। तो यहाँ पर सब लोग समझेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब होता है नेट सेल्स। नेट सेल्स का मतलब होता है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, या फिर आप कह सकते हैं रिटर्न इनवर्ड। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, डिफरेंस जो आएगा उसको कहा जाएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो आपके बिजनेस से होने वाली जो मेन इनकम है, जो प्राइम इनकम है, वो क्या कहलाती है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नेक्स्ट आप बात करते हैं अदर इनकम की। अदर इनकम क्या है भाई? आपको क्वेश्चन में गिवन है डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, XYZ रिसीव्ड। जिसको देख के आपको पता लग रहा हो ये इनकम है अदर देन द मेन इनकम, यानी कि सेल्स के अलावा अगर कोई और इनकम हुई है तो वो अदर इनकम में काउंट की जाएगी। और इन दोनों को प्लस करके जो थर्ड वैल्यू यहां पर आ रही है वो कहलाती है आपकी टोटल इनकम। तो टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू कैसे बनेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को मिला के। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 बात कर रहा है एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में जितने भी खर्चे हैं बिजनेस के वो आपको नोट डाउन करने हैं, लेकिन कुछ उनके हेडर्स बने हुए हैं, उन हेडिंग के अकॉर्डिंग ही आपको उनको शो करना होता है। सबसे पहले जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको मिलता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो जब हम बात करेंगे देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की, तो इसमें हम स्पेशली जो आपका रॉ मटेरियल है उससे रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, और इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक के साथ। और अगर कोई एक्सपेंस हुआ है परचेज पर, यानी कि कैरेज,
इनवर्ड, तो वो इसमें काउंट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने देखा किस तरह से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आप कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम की, और इसको हम लिख देंगे अपने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। सब लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल की बात करनी है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें नाम आ रहा है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। तो जो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है वो आप देखेंगे क्वेश्चन में, जब स्टॉक इन ट्रेड की परचेज का जिक्र होगा। ये जो परचेज था ये रॉ मटेरियल का था, अब हम बात करेंगे परचेज ऑफ स्टॉक, तो वो लिखा जाएगा यहां पर। नेक्स्ट आप देखेंगे नाम आपको गिवन है चेंज इन द इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स या फिर वर्क इन प्रोग्रेस। इन चीजों की जो चेंज इन स्टॉक है, चेंज इन स्टॉक कैसे निकालेंगे? चेंज इन इन्वेंट्री या चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला बताया जा रहा है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो डिफरेंस आएगा फिनिश गुड्स WIP और सेमी फिनिश गुड्स की इन्वेंट्रीज में ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज में, वो यहां पर आपको शो करना होता है। ये देखेंगे ये क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक किसका है? रॉ मटेरियल का। इसकी बात नहीं हो रही, सिर्फ फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स और WIP की बात हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस की बात हो रही है। नेक्स्ट आप चलेंगे तो एक्सपेंस का नाम है एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस आप यहां पर जो देख रहे हैं उसका मतलब है एम्प्लॉइज के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है, सैलरी, वेजेस, कमीशन, इस टाइप का, ठीक है ना। तो एम्प्लॉइज के ऊपर जो भी एक्सपेंस हुआ है वो यहां पर शो किया जाएगा। नेक्स्ट नाम आप देख रहे हैं फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, ये नाम भी आपने क्लास 12th में पढ़ा है फाइनेंस कॉस्ट के बारे में। जो भी आप बोरोइंग करते हैं, ध्यान रखेंगे, जो भी हम बोरोइंग करते हैं उनसे रिलेटेड होती है फाइनेंस कॉस्ट। तो बोरोइंग के ऊपर जो भी हम अमाउंट पे करते हैं, यानी कि हम स्पेशली इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कि जैसे आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लिया उस पर इंटरेस्ट किया, आपने डिबेंचर इशू किए उस पर इंटरेस्ट किया, आपने लोन ले लिया उस पर आपने इंटरेस्ट पे किया, तो वो जो इंटरेस्ट है सिर्फ वो आप शो करते हैं कहां पर? फाइनेंस कॉस्ट में। बोरोइंग्स के ऊपर होने वाला खर्चा, जो आपने 100 रुपए अगर लिए तो 100 तो वापस करना ही है, वो खर्चा थोड़ी है, 100 के ऊपर जो गया वो आप कहेंगे अपना फाइनेंस कॉस्ट। नेक्स्ट नाम आप देख पा रहे हैं डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। डेप्रीसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट्स पे और एमोर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल एसेट्स पे। यानी कि टेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हुई तो डेप्रीसिएशन, इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू कम हो गई तो आप कहेंगे एमोर्टाइजेशन। जो भी टोटल इस साल में डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन आया वो आप यहां पर रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट हम इसी तरह देखिए बात करते हैं अदर एक्सपेंसेस की। तो वो सभी चीजें जो यहां से यहां तक जो सारे एक्सपेंसेस हमारे पास हैं उनमें नहीं आई, वो सब आप लिख देंगे अदर एक्सपेंसेस में। और इन सभी का टोटल जो है वो कहलाएगा टोटल एक्सपेंस। तो टोटल एक्सपेंसेस आपको मिले पॉइंट नंबर 4 में। सब लोग यहां पर देखेंगे पॉइंट नंबर 4 में क्या है? टोटल एक्सपेंस। और पॉइंट नंबर 3 जो है हमारा वो था टोटल रेवेन्यू। और पॉइंट नंबर 5 इसी के अकॉर्डिंग बन जाता है नेट प्रॉफिट, क्योंकि जब आपको क्या करेंगे आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या नाम है देखिए इसका? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। ये आपको मिल गया। नॉर्मल आप क्लास 12th में थे तो कहते थे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। तो इस टाइप से ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये। आगे चलेंगे, कुछ और जो नाम है वो एक एक करके फिर माइनस होते जाएंगे। पॉइंट नंबर 6 में आते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं, जैसे लॉस बाय फायर वगैरह, उसको आप माइनस कर देंगे। फिर आप देखेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपको क्वेश्चन में लिखे हुए मिले तो उसको आप यहां से माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे आप पॉइंट नंबर 8 में आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप माइनस करेंगे इसमें से टैक्स एक्सपेंसेस, फिर आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। मतलब इस साल का जो आपने प्रॉफिट अर्न किया उन आइटम से जो आप पूरे साल बना रहे थे, बेच रहे थे, उनसे कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। नेक्स्ट आप देखेंगे प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इसका क्या मतलब है? सपोज कीजिए आपकी कंपनी है XYZ लिमिटेड, वो 3 तरह के प्रोडक्ट बनाती है A, B और C। अब उसने जो C प्रोडक्ट था उसको ईयर के बीच में ही डिसकंटिन्यू कर दिया बनाना, तो जो डिसकंटिन्यू कर दिया प्रोडक्ट उससे कितना फायदा या नुकसान हुआ इस साल वो भी आपको शो करना होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे
टैक्स एक्सपेंसेस फॉर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, फिर आपको मिलेगा प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस आफ्टर टैक्स, फिर आपको मिल जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, और लास्ट में कैलकुलेट कर पाएंगे पॉइंट नंबर 16 में अर्निंग पर शेयर। ये जो आपने देखा ये पूरा फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। इसमें आपको देखिए फॉर्मेट तो पूरा याद करना है, लेकिन क्वेश्चन में मोस्टली जो यहां से अगर मैं आपको बताऊं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस वाली जो चीजें हैं वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगी, तो डायरेक्ट आप बनाएंगे सारा, इन सब में डैश कर देंगे, और जो वैल्यू आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, वही आपका अल्टीमेटली डैश लगाने के बाद नीचे बन जाएगा प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। ठीक है ना, तो ये था आपका फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ पीएल का। अब हम समझते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट और फिर कुछ क्वेश्चंस को करके देखेंगे इन्हीं के बेसिस पर। तो आइए अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट की। तो देखिए फॉर्मेट आपको नजर आ रहा है बैलेंस शीट का, बहुत ही आसान सा फॉर्मेट है, क्लास 12th में ही काफी लोगों को याद हो गया होगा, उसी को बस यहाँ पर हमें ड्रॉ करना है अगर क्वेश्चन में खाली फॉर्मेट का जिक्र होगा, वरना याद तो हमें करना ही है अनसॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लिखते हैं, देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट जो है इसका, क्योंकि दो पार्ट में होती है, एक लायबिलिटीज और एक एसेट्स, वर्टिकल फॉर्म में है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1 इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के बारे में। इसमें आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है आपको शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर फंड के अंदर यहाँ पर तीन चीजें हैं जो रिलेटेड हैं शेयर होल्डर से। पहला आएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की जब आप बात करेंगे तो इस शेयर कैपिटल का अपना एक नोट बनेगा, प्रॉपर नोट टू अकाउंट्स, जिसमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। शेयर्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। फिर आप नेक्स्ट देख रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस। क्वेश्चन में जितने भी रिजर्व और सरप्लस हैं वो इसी हेडिंग के अंदर काउंट किए जाएंगे। और थर्ड आपको मिलता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये आपको किसी भी क्वेश्चन में काम नहीं आने वाला, लेकिन फॉर्मेट में है तो आपको फिलहाल इसको याद करना होगा। नेक्स्ट आप आते हैं पॉइंट नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये भी मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ने वाली है इसकी, लेकिन क्योंकि फॉर्मेट में है तो आपको क्योंकि फॉर्मेट प्रॉपर ड्रॉ करना है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिखेंगे। इसमें बस एक यही बात है, क्लास 11-12 में आपको फॉर्मेट के ऊपर खास ध्यान नहीं देना था। अगर लाइबिलिटी है तो उसमें कैपिटल ऊपर लिखें नीचे लिखें उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जो फॉर्मेट है उसको हमें फॉलो करना होता है, जो सीक्वेंस है उसको हमें फॉलो करना होगा। पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो नॉन करंट लाइबिलिटीज है। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर जो 4 हेडिंग्स हैं उनको आप अगर चाहें तो, क्योंकि याद नहीं हो पाता कुछ लोगों को, तो उनको तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जो मेन 4 आपको चीज नजर आ रही हैं, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड, और नेक्स्ट आप देखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर आप देखेंगे 3 नॉन करंट लाइबिलिटी, और 4th है करंट लाइबिलिटी। तो इनको तो कम से कम इसी सीक्वेंस में आपको याद करना होगा, और उसके बाद आपको मिल जाता है टोटल। बहुत आसान है। फिर आप स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 इसका, जिसमें हम बात करते हैं एसेट्स की। और एसेट्स में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आप बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की, और उसके बाद बात होती है करंट एसेट्स की। सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन है, ऊपर नॉन करंट और नीचे करंट, इस तरह से एसेट्स को आपको दिखाना है। अब हम अगर बात करें सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स की, तो इसमें आप देखेंगे प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट और इंटेंजिबल एसेट्स की बात करनी है, और इस तरह फॉर्मेट में जो चीजें हैं वो आप याद कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे, देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स। इस तरह आप इनको शो कर देंगे। फिर नंबर आएगा करंट एसेट्स का। करंट एसेट्स को भी आप प्रॉपर्ली जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग शो कर देंगे। फॉर्मेट इसीलिए आपको दिखाया जा रहा है कि ये तो आपको याद करना ही करना है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ, और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी के। तो वैसे तो देखिए मेरा दिल ये था कि एक वन शॉट वीडियो हम बना रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं एक में ही कवर करवा दूं, लेकिन उसका कुछ खास बेनिफिट नहीं हो पाएगा। कंसेप्ट समझाना मेन होता है, तो यहाँ तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके बाद कुछ अलग अलग वीडियोस में एक एक दो क्वेश्चन और हम सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के। तो आज हमारा जो मेन फोकस था वो कंसेप्ट के ऊपर था और फॉर्मेट्स के ऊपर था। फॉर्मेट तो दोनों हमने देख लिए हैं, अब कुछ क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखाता हूँ आइए इस चैप्टर के। तो देखिए क्वेश्चन आपके पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ नर्मदा कंपनी लिमिटेड जबलपुर you are required to prepare the final accounts for the year ended 31st March 2021। बिल्कुल क्लास 11th की तरह देखिए, ऊपर आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस और नीचे गिवन है कुछ अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि एडजस्टमेंट जो हम पढ़ा करते थे, तो उसी को सब नजर में रखते हुए आपको प्रिपेयर करने हैं फाइनल अकाउंट्स।
इसका मतलब आपको बनानी है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में आपको बनाना है बैलेंस शीट। तो पहले देखिए, हम जब बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो जैसे कि अभी बात हुई, फॉर्मेट तो आपको बनाना ही बनाना है, उसी फॉर्मेट में क्वेश्चन में से लेकर डेटा फिल करना होता है। तो देखिए फॉर्मेट हमने बना लिया है टाइम सेव करने के लिए। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जो काम की इंफॉर्मेशन है उसको लेकर चलते हैं इस क्वेश्चन में पुट करने के लिए। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल्स। तो क्वेश्चन में देखेंगे सेल्स हमें गिवन है 35,000 की, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि सेल आ गई 35,000। एक बात यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो फिगर लिखनी है वो लिखनी है करंट ईयर की, और यहाँ पर फिगर लिखनी होती है प्रीवियस ईयर की कंपैरिजन के लिए। लेकिन ये कॉलम कभी भी आपके काम में नहीं आएगा। मैंने भी थोड़ा छोटा इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे जगह मिल जाए बाकी काम करने के लिए, लेकिन आपको दोनों को बराबर बराबर बनाना होगा। सेल आ गई 35,000 की। अब देखेंगे अदर इनकम, क्या बताया था, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, ऐसी चीजें ढूंढिए। तो क्वेश्चन आपके पास है, देखिए इसमें गिवन है डिस्काउंट रिसीव्ड। रिसीव्ड का पता कैसे लगा सर आपको, इसमें तो लिखा नहीं है। देखो बेटा डेबिट साइड पे है तो एक्सपेंस है, क्रेडिट में है तो इनकम है। तो डिस्काउंट गिवन है क्रेडिट में 500 का। ये देखेंगे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू जनरेट हो गया 35,500 का, ठीक है ना। अब आप आ रहे हैं एक्सपेंसेस पे। टोटल रेवेन्यू कैसे लाए हम, फर्स्ट प्लस सेकंड आइटम को ऐड करने के बाद। एक्सपेंसेस में देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। पूरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहीं पे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, तो क्वेश्चन में कहीं भी रॉ मटेरियल का जिक्र नहीं है। जो ओपनिंग इन्वेंटरीज लिखी है क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं दे रखा, तो वो हम मानेंगे कि WIP फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड की बात है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे रॉ मटेरियल इसके आगे नहीं लिखा हुआ, तो हम ये मानेंगे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इस क्वेश्चन में नहीं कैलकुलेट करनी। फिर आप देखेंगे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, क्वेश्चन में आ जाएंगे परचेज सेकंड नंबर पे गिवन है 24,500 की, तो ये आ गया आपका परचेज की वैल्यू 24,500। आगे चलते हैं, देखिए चेंज इन द इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया गया था, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखेंगे क्वेश्चन में, इन्वेंटरीज का ओपनिंग स्टॉक है 7,500 का और क्लोजिंग स्टॉक है 8,200 का। एडजस्टमेंट में नीचे गिवन है, तो ये वैल्यू आ जाती है आपके पास 700 नेगेटिव। तो यहां पर आप लिख देंगे चेंज इन इन्वेंट्री की वैल्यू 700 नेगेटिव फिगर आ गई। फिर आपको चाहिए एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस। इसमें क्या करना है, एम्प्लॉइज के ऊपर जो खर्चा हुआ है सैलरी, वेजेस, कमीशन, ये ढूंढनी है। तो देखेंगे क्वेश्चन में आपको यहां पर देखिए नजर आएगा सैलरीज आपके पास हैं 750 की और वेजेस क्वेश्चन में गिवन है 5,000 की। तो 5,000 प्लस 750, तो 5,750 की ये वैल्यू आपको मिल गई एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में 5,750। फिर आपको चाहिए फाइनेंस कॉस्ट। मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट वगैरह यहां पर इसमें आता है। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह का यहां पर जिक्र किया गया हो, तो फाइनेंस कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा। फिर क्या चाहिए भाई, डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। देखेंगे क्वेश्चन में कहा गया है चार्ज 10% डेप्रीसिएशन ऑन मशीनरी, तो मशीनरी पे 10% लगाना होगा डेप्रीसिएशन। मशीनरी कितने की है भाई, मशीनरी देखेंगे क्वेश्चन में गिवन है 2900 की, तो 2900 का 10% यानी कि 290 का आ गया डेप्रीसिएशन। फिर आपको मिलता है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के लिए प्रॉपर एक नोट बना ले रहे हैं। क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस। देखिए वो सभी चीजें जो अब तक इन एक्सपेंसेस में कवर नहीं हुई वो आएंगी अदर एक्सपेंसेस में। कौन कौन सी चीजें हैं सर, वो आप देखेंगे ऊपर से आपको मिलेंगे जनरल एक्सपेंसेस, फिर लिखा हुआ है देखिए रेंट, और अगर आप एडजस्टमेंट को देखें तो गिवन है आपको प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस और आपको गिवन है आउटस्टैंडिंग रेंट। इनको भी यहां पर एडजस्ट करेंगे जब हम इनको लिखेंगे। और देख लेते हैं भाई
आपको गिवन है, देखेंगे आप बैड डेट्स, बैड डेट्स आ गए। और देखेंगे यहां पर आपको गिवन है डिस्काउंट। इन वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं और पता लग जाएगा नोट टू अकाउंट की वैल्यू क्या रही है। तो आप देखेंगे भाई डिस्काउंट हमारे पास है 700 का। बैड डेट्स आप देखेंगे, बैड डेट्स की वैल्यू हमें गिवन है 483। रेंट की अगर हम बात करें तो रेंट की वैल्यू हमें यहां पर दे रखी है 495। और साथ में क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें यहां पर दे रखा है आउटस्टैंडिंग रेंट। तो हमने क्लास 11 में पढ़ा है आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हैं और प्रीपेड को लेस किया जाता है। तो आप करेंगे, देखिए रेंट जैसा बताया गया 495 प्लस 45, ये बन जाएगा आपका टोटल वैल्यू रेंट की। और इसी तरह अगर आप बात करें जनरल एक्सपेंसेस तो 1705 के जनरल एक्सपेंसेस हैं, साथ में गिवन है प्रीपेड, तो 38 जो है वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। वैल्यूज देखेंगे क्या वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करते हैं जनरल एक्सपेंसेस की तो 1705 माइनस 38, ये वैल्यू आ जाएगी 1667 और 495 प्लस 45, ये वैल्यू हो जाती है 540। टोटल वैल्यू कितनी हो गई, देखिए 540 प्लस 483 प्लस 700 प्लस 1667, 3390, ये वैल्यू आ गई अदर एक्सपेंसेस की। तो इसको यहां पर लिख देते हैं 3390। अब अगर हम इनका टोटल कर लें तो हमें वैल्यू मिल जाती है टोटल एक्सपेंसेस की। तो 3390 प्लस 290 प्लस 5750 माइनस 700 प्लस 24500, वैल्यू हो गई 33230। ये आ गए आपके पास टोटल एक्सपेंसेस। अब आप आगे चलते हैं और बात करते हैं कि टोटल एक्सपेंसेस के बाद आपको चाहिए प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। फुल फॉर्म में लिखिएगा, मुझे थोड़ी सी जगह सेव करनी थी, मैंने शॉर्ट में यहां पर लिख दिया है। तो क्या वैल्यू बन जाएगी आपके पास, कैसे निकालेंगे इसको? तो आपको क्या करना है भाई, जो आपका रेवेन्यू है यानी कि थर्ड, इसमें से माइनस कर देंगे अपने एक्सपेंसेस को। तो अगर आप माइनस कर दें तो वैल्यू मिल जाएगी 2270। ये आ रहा है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इसमें से डिडक्ट करने होते हैं एक्सेप्शनल आइटम्स। इस क्वेश्चन में कोई भी एक्सेप्शनल आइटम नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, इस टाइप की चीजें अगर दे रखी होती हैं तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल आइटम। तो इसका मतलब यहां पर डायरेक्ट यही वैल्यू आ जाएगी 2270 और ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स। इसमें से माइनस होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। जैसे क्वेश्चन में आपको गिवन हो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इस टाइप की चीजें इस क्वेश्चन में नहीं है तो इसको भी आप छोड़ देंगे। ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2270। फिर आपको देखना है टैक्स, तो इस क्वेश्चन में टैक्स भी नहीं है। फाइनल जो आंसर आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो हो गया 2270। ये हमने देखा किस तरह से स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। अब आपको प्रिपेयर करना है बैलेंस शीट को। तो जल्दी से सभी लोग इसको देखिए, समझिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं आगे बैलेंस शीट की तरफ। तो चलिए आप प्रिपेयर कर लेते हैं बैलेंस शीट। फॉर्मेट हमने आपके लिए देखिए यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें स्टार्ट करते हैं वैल्यूज को फिल करना क्वेश्चन में से लेकर। सबसे पहले आपको चाहिए देखिए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल क्वेश्चन में देखेंगे यहां पर आपको गिवन है 10,000। फिर आप देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए एक नोट यहां पर बनाना होगा। कैलकुलेट करेंगे इसमें आप रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपका नोट नंबर 1 है बैलेंस शीट का। तो क्या कह रहे हैं इसमें आप देखेंगे जरा, रिजर्व एंड सरप्लस की जब आप बात करेंगे
तो इसमें आपको चाहिए, क्वेश्चन में देखेंगे सभी लोग, सबसे पहले आपको गिवन है स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यानी कि प्रीवियस ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ था या ऑलरेडी कितना प्रॉफिट आपके पास एक्यूमुलेटेड रखा हुआ है। तो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें आपको ऐड करना है करंट ईयर का प्रॉफिट। तो करंट ईयर्स प्रॉफिट, तो आप देखेंगे बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएल, यानी कि एक्यूमुलेटेड जो आपके पास है वो है 1503। करंट ईयर में अभी आपको प्रॉफिट हुआ है 2270 का। फिर आप इसमें ऐड करते हैं जनरल रिजर्व, तो रिजर्व आपके पास रखे हुए हैं 1550 के, और इसमें से लेस करना होगा क्वेश्चन में जो गिवन है आपको डिविडेंड। डिविडेंड आप देखेंगे क्वेश्चन में है डिविडेंड पेड 900 का। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी रिजर्व एंड सरप्लस की, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, देखिए 1503 प्लस 2270 प्लस 1550 माइनस 900, वैल्यू आ जाती है 4423, और ये 4423 आपको यहां पर लिखना होगा रिजर्व एंड सरप्लस में 4423। मनी रिसीव्ड जैसे मैंने बताया क्वेश्चन में नहीं मिलता है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्वेश्चन में आपको नहीं मिलेगा। नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर्स, इस टाइप की चीजें आती हैं जो इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो इसको भी आप डैश कर देंगे। करंट लायबिलिटीज की बात चल रही है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, किसी तरह का कोई शॉर्ट टर्म लोन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ट्रेड पेबल्स जरूर आपको क्वेश्चन में मिलेंगे, ट्रेड पेबल्स हैं 1750 के। फिर आप देखेंगे अदर करंट लायबिलिटी, अभी क्वेश्चन में देखा था आपने आउटस्टैंडिंग रेंट आपके पास है, और आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू है 45। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जैसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इनका आप टोटल कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा लायबिलिटीज का टोटल। करके देखते हैं, 10,000 प्लस 4423 प्लस 1750 प्लस 45, ये आ गया 16218। अब बस एसेट्स और बनाने हैं, इतने ही आ जाएं तो मजा आ जाएगा। आइए देखते हैं। एसेट्स में देखेंगे सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, इसमें चाहेंगे फिक्स्ड एसेट्स, इनमें टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स में आप देखेंगे आपके पास है मशीनरी। मशीनरी आप देखेंगे, मशीनरी की वैल्यू आपको गिवन है 2900। इसमें आपको याद होगा हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 290 का, तो वैल्यू इसकी बच जाती है 2900 माइनस 290 इक्वल्स टू 2610। फिर आप देखिए इंटेंजिबल एसेट्स यानी गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ऐसा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। इन्वेंट्रीज देखेंगे, इन्वेंट्रीज का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सिर्फ लिखा जाता है, सब लोग ध्यान रखेंगे। सबसे नीचे देखेंगे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 8200। फिर आप देखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स, बिल्कुल क्वेश्चन में है ट्रेड रिसीवेबल्स 3750 के। फिर आप देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1620। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्वेश्चन में नहीं है। अदर करंट एसेट्स यानी कि प्रीपेड जनरल एक्सपेंसेस थे क्वेश्चन में, वैल्यू है 38। बस इसको अब हमें प्लस करना है। बैलेंस शीट मैच हो गई तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जश्न का माहौल यही होता है कि बैलेंस शीट उनकी मैच हो जाए, स्पेशली एग्जामिनेशन हॉल में। तो देखते हैं भाई, बहुत बढ़िया, 16218, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एग्जाम में खुद ही पता लग जाएगा आंसर ठीक है नहीं, जैसे ही बैलेंस शीट मैच हो जाती है इसका मतलब आपका पीएल भी ठीक था और आपकी बैलेंस शीट भी ठीक बनी है। आज हमने देखा किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको करना क्या है बेटा, इसको देखिए, समझिए, इसकी प्रैक्टिस कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।